हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट क्या था, कहां पर स्टार्ट हुआ, कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही हम समझेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट और पार्टीशन ऑफ बंगाल जैसी बड़ी घटनाओं का ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, स्वदेशी मूवमेंट नेशनलिस्ट लीडर्स ने स्टार्ट किया था और इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के पीछे उनका इंटेंशन था कि हम इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एज अ वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। हम स्वदेशी मूवमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बना सकते हैं। कुछ हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियंस कभी एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हम दोनों के हितों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। हम देश में शांति से जीना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारा शोषण करना चाहती है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना चाहती है। ब्रिटेन में भारत से जो पैसा है, जो धन दौलत है, वो जमा करना चाहती है। इसीलिए किसी भी तरह हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर करना होगा। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी तो उसके पीछे एक कारण था उनकी कमर्शियल कंडीशन। फैक्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा उनकी इंडिया में थी। जितना भी पैसा वो कमाते थे ब्रिटेन में जाकर जमा करते थे, वहाँ से बहुत सारे वेपन्स लेकर आते थे और हमें डराते थे। इसीलिए हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने सोचा कि सबसे पहले हमें इनकी कमर्शियल कंडीशन पर अटैक करना होगा, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ में सामान बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंडियंस ही यूज़ करते हैं। तो क्यों ना अगर हम उन फैक्ट्री से जो सामान बन रहा है उस सामान का उपयोग करना हम लोग बंद कर दें, तो उनका सामान बिकेगा नहीं, और जब सामान बिकेगा नहीं तो उनकी फैक्ट्रीज धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें एज अ सब्स्टिट्यूट जो सामान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बनता था, उनकी फैक्ट्रीज में बनता था, उसे हम खुद बनाएंगे। तो हमारे लोग, हमारे जो इंडियंस हैं वो हमसे ही खरीदेंगे, तो उनका माल बंद हो जाएगा, बिकना ही बंद हो जाएगा। और वहीं पर जब हमारे जो साथी हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, सामान बनाएंगे और उनसे हम जब खरीदेंगे तो वो लोग बड़े बनेंगे, साथ ही जो पैसा है वो इंडिया में ही रहेगा। तो सबसे बड़ा जो उद्देश्य था स्वदेशी मूवमेंट का वो यही था। अब देखिए, नेशनलिस्ट लीडर्स ने जो प्लान बनाया उसमें सबसे पहला प्लान था कि हमें ब्रिटेन की जो कंपनी थी, जितनी भी ब्रिटिश कंपनीज थी जिनमें हमारा सामान बनता था, हमें उन फैक्ट्री को बंद करवाना है। और दूसरा उनका उद्देश्य था कि हमें उन सामानों को देश में ही बनाना है। तो बस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अब सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो था पैसे की, क्योंकि हमारे देश में उस टाइम पर इतना पैसा नहीं था और जो पैसा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। तो धीरे धीरे करके सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दिया। कुछ बैंक्स भी बनाए गए, कुछ फंड इकट्ठा हुआ और उसके बाद फैक्ट्रीज स्टार्ट हो गई। हमारे डेली यूज़ की वस्तुएं जैसे कि सॉप, मैच बॉक्स, क्लॉथ्स, इन सभी इंडस्ट्रीज़ को ओपन करने के लिए नेशनल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और धीरे धीरे करके इंडिया में छोटी छोटी इंडियन इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिशमेंट होनी शुरू हो गई। और ना सिर्फ इंडियन इंडस्ट्रीज़ शुरू हुई बल्कि स्वदेशी स्कूल, स्वदेशी कॉलेजेस और स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस भी स्टार्ट हुए। अब हम देख सकते हैं कि जो स्वदेशी शब्द था वो पैट्रियोटिज्म का सिंबल बन गया था, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक हो गया था। 1905 के कांग्रेस के कन्वेंशन में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी गुड्स का एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए, कांग्रेस का जो 1905 का कन्वेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ बड़े बड़े निर्णय भी इस कन्वेंशन में लिए गए, जैसे कि स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का विचार इस कन्वेंशन में रखा गया। गोपाल कृष्ण गोखले अभी तक स्वदेशी मूवमेंट से दूर थे, उन्होंने अब पूरी तरह से इस मूवमेंट का समर्थन किया। साथ ही ये निर्णय लिया गया कि हमें स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाना है। पहली बार इस कन्वेंशन की शुरुआत वंदे मातरम गीत के साथ हुई। तो इस तरह की जो नई नई चीज़ें हैं, जो नए नए स्टेप्स इस कन्वेंशन में लिए गए। देखिए, ये कन्वेंशन बनारस में ऑर्गेनाइज हुआ था और इसके बाद इसकी लहर पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगी थी। स्पेशली रावलपिंडी, हरिद्वार और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बढ़ चढ़कर लोग स्वदेशी मूवमेंट में आए और उन्होंने अपना अपना योगदान दिया। स्वदेशी मूवमेंट को दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने लीड किया, तो वहीं चिदम्बरम पिल्लई ने इस मूवमेंट को चेन्नई में डायरेक्शन दिया।
कुछ बड़े लीडर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे नेताओं ने इस स्ट्रगल को और भी ज़्यादा फैलाया। इस मूवमेंट को वो पूरे देश में एक बड़ा स्ट्रगल बनाना चाहते थे। इसीलिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध करने के लिए उन्होंने सेल्फ रूल, बायकॉट, स्वदेशी और सेल्फ एजुकेशन मतलब कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को टारगेट किया, उनका लक्ष्य बनाया। अब देखिए जैसे जैसे ये मूवमेंट है वो पूरे देश में फैलता जा रहा था, वैसे वैसे जो हमारे अग्रेसिव लीडर्स थे, नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उनकी स्वदेशी मूवमेंट में पकड़ मजबूत होती जा रही थी। धीरे धीरे करके वो चाहते थे कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, इसीलिए और वो इस मूवमेंट को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। हमारे बड़े बड़े नेशनलिस्ट लीडर्स ने काफ़ी सारे प्लान्स रखे, नए नए विचार रखे ताकि लोग और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लें इस स्वदेशी मूवमेंट में। गांव-गांव, शहर शहर विदेशी कपड़ों, विदेशी सामानों की होलियां जलाने लगी। सब लोग अपने घर से सामान निकालकर बीच चौराहे पर आग लगा देते थे, उनका विरोध करते थे। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। स्वदेशी मूवमेंट्स के जितने भी सपोर्टर्स थे उन्होंने ना सिर्फ ब्रिटिश क्लॉथ्स, ब्रिटिश फूड मटेरियल्स का बायकॉट किया, बल्कि गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कोर्ट्स और जो भी उपाधियाँ, टाइटल वगैरह उनको दी गई थी उसको भी उन्होंने बायकॉट कर दिया। अरविंद घोष जैसे बड़े लीडर्स ने दो टूक ब्रिटिश गवर्नमेंट को कह दिया कि अगर इस आंदोलन को आप दबाने की कोशिश करोगे तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब देखिए किस तरह से आम आदमी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। जैसे कि मंदिर में जितने भी पुजारी थे, जितने भी महंत थे, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई जितनी भी जो शक्कर है वो अगर ब्रिटिश कंपनी से आ रही है तो हम ऐसे प्रसाद को हाथ तक नहीं लगाएंगे। जो हमारे इंडियन वॉशरमैन थे, जो धोबी थे, उन्होंने कह दिया कि भाई हम विदेशी कपड़ों को बिल्कुल नहीं धुलेंगे। जो हमारी महिलाएं थीं उन्होंने फॉरेन कंपनी में बनने वाले बैंगल्स, बर्तन और गहनों का उपयोग करना बंद कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि अब पूरे देश के लोगों के मन में स्वराज के प्रति एक गहरी भावना पैदा हो गई थी। सब लोग चाहते थे कि भाई अब इंडिया में हमें इंडिया का रूल चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट का क्या प्रभाव हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से लोगों के दिलों में यूनिटी की फीलिंग का डेवलपमेंट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट से सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों के दिलों में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति फिर से रिस्पेक्ट आई। साथ ही जो हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो चुके थे वो दोबारा शुरू हुए, जिसके कारण जो उन उद्योग धंधों को चलाते थे वो दोबारा अब थोड़ा पैसे वाले बनने लगे। हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ लाइक हैंडलूम, सिल्क वीविंग और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी वो दोबारा शुरू हो रही थी। लोगों के दिलों में सेल्फ रिलायंस की फीलिंग का डेवलपमेंट हुआ, मतलब कि आत्मनिर्भरता या हम कह सकते हैं कि स्वावलंबन की भावना लोगों के दिलों में आई। लोग अब समझ चुके थे कि भाई हमें हमारी प्रोग्रेस के लिए खुद आगे आना होगा, सारे के सारे स्टेप्स हमें उठाना होगा, तभी हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्रीडम मिल पाएगी। इसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट से एजुकेशन फील्ड में काफ़ी मेजर चेंजेस हुए। हमारे इंडिया के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तरह बंगाल नेशनल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। बंगाल के नेशनल कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल अरविंद घोष बने। इसके साथ साथ ही बहुत ही कम समय में पूरे देश में धीरे धीरे करके नेशनल लेवल पर कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज बनी। इन कॉलेजेस में जो सिलेबस पढ़ाया जाता था उनका मीडियम लोकल लैंग्वेजेस या फिर हिंदी रखा गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ। इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत, द्विजेंद्र लाल रॉय, मुकुंदा, सैयद अबू मोहम्मद आदि ने जो आर्टिकल्स लिखे, जो लिटरेचर उन्होंने तैयार किया, वो हमारे रेवोल्यूशनरी के लिए इंस्पिरेशनल का सोर्स बना। जो हमारे उस टाइम के बड़े प्रसिद्ध राइटर्स थे वो ऐसा लिटरेचर तैयार कर रहे थे जिससे कि हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, वो प्रेरित हो सके, उनके दिलों में अपने देश के लिए अटूट समर्पण की भावना पैदा हो। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था, लेकिन कुछ नुकसान भी हुए थे। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उसको ख़त्म कर सके, और काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी हुए। जब उन्होंने देखा कि बावजूद इसके जो हिंदू और मुस्लिम थे वो एक थे, उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति अभी भी प्रेम
प्रेम था, तो उन्होंने लड़ाई करवाने के लिए दूसरी चाल खेली। इंडिया में पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी मूवमेंट्स शुरू हुए, जितने भी मूवमेंट्स हुए, उनमें अधिकतर जो लीडर्स थे जिनको लीड किया था वो हिंदू लीडर्स ने लीड किया था। तो ये बात गलत तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो मुसलमानों को बता रहे थे। उन्होंने उनको बताया कि क्या तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम्हें लड़ाई लड़ने के लिए, तुम्हें संगठन बनाने के लिए हिंदू नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इस तरह की नेगेटिविटी भी बनाने की उन्होंने कोशिश की और जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। ब्रिटिशर्स की बातों में लग के ब्रिटिश गवर्नमेंट के इशारे पर कुछ मुस्लिम लीडर्स ने इंडियन मुस्लिम लीग का गठन किया। अंग्रेज़ों के इशारों पर ही ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। इस तरह से ब्रिटिशर्स अपनी चाल में कामयाब हुए और हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार बनाने में उनको सफलता मिली। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमारे सामने और भी ऑब्स्टिकल्स और भी मुश्किलें आती जा रही थी। पहले हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, अब एक और ऑर्गेनाइजेशन आ गया था जो हमारे ही मूवमेंट्स का विरोध कर रहा था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो हियर। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड दिस टॉपिक, you can leave a comment in comment box and subscribe our channel. Thanks for being with us.